इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। अगर वो घटना कोई बुरी घटना हो तो भूलना और भी मुश्किल होता है। और मेरे साथ जो घटना घटित हुई उसको तो याद करके ही मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान के ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अफसर हूँ। जंगल की और वहाँ के जानवरों की रक्षा करना मेरा फर्ज और ड्यूटी दोनों है। अपनी 20 साल की नौकरी में अनुभव तो काफ़ी रहे हैं, पर एक अनुभव ऐसा रहा जिसको याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। बात सन 2005 की है। मेरी नई नई पोस्टिंग सरिस्का के जंगलों में हुई थी। तब यहाँ शिकारियों ने आतंक मचा रखा था। कुछ साल पहले तक इस जंगल में काफ़ी टाइगर यानी बाघ रहते थे, पर अब धीरे धीरे सभी खत्म हो गए, क्योंकि शिकारी जानवरों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते थे। मैंने यहाँ काम संभालते ही ठान लिया था कि इस जंगल से अब तस्करी को खत्म करना ही है, और इस काम में मैं सफल भी हो रहा था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं इस जंगल में जाने से भी डरने लगा और कुछ महीनों में ही अपना ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में करवा लिया। दिसंबर का महीना था वो। मैं और मेरे साथ 2 फॉरेस्ट रेंजर सुशील और रूप सिंह मेरे साथ थे। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। हमें जानकारी मिली थी कि कुख्यात शिकारी सुखबीर जानवरों का शिकार करने और जानवरों के अंगों की तस्करी की डील करने के लिए जंगल में ही कहीं छिपा है। तो हम सब उसी को पकड़ने सुबह से लगे थे, पर हमें अंदाजा नहीं था कि आज हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। हम अपनी जीप में जंगल में बढ़े जा रहे थे। जीप रूप सिंह चला रहा था। मैं तो इस जंगल में नया नया ही था, पर रूप सिंह को इस जंगल में नौकरी करते हुए 15 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था। उसकी उम्र भी 45 साल हो गई थी, इसलिए जंगल के हर रास्ते को वो अच्छे से जानता था। तभी अचानक उसने जीप रोक दी और कहने लगा, साहब, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। मैंने जब कारण पूछा तो वो बताने लगा, साहब, आगे कबंद का इलाका है। मैंने पूछा, ये कौन सा जानवर है? तो उसने बताया कि वो जानवर नहीं है साहब। जानवर से तो शायद फिर भी हम बच जाएं, पर कबंद से नहीं बच सकते। वो एक सरकटी लाश है जो अपना सर ढूंढती रहती है, और उसके इलाके में जो भी इंसान जाता है उससे अपना सर मांगती है, और जब कबंद को खुद का सर नहीं मिलता तो उसका सर काट देती है। मैंने रूप सिंह को समझाया कि ऐसी कहानियां इन्हीं शिकारियों ने बचने के लिए फैलाई हैं, ताकि उनके इलाके में कोई जा ना सके। पर रूप सिंह बोला, नहीं साहब, ये झूठ नहीं है। कबंद सच में है। कुछ साल पहले पास के गांव में एक तांत्रिक रहने आया था। वो जादू टोने करता था। तांत्रिक वो चोगा नहीं पहनता था, बल्कि आम इंसानों की तरह आम कपड़े ही पहनता था, ताकि गांव के लोगों के साथ घुल मिल सके और किसी को उस पर शक न हो कि वो तांत्रिक है। उसके गांव में आने के कुछ समय बाद से ही आसपास के गांव के बच्चे गायब होने लगे। एक बार वो जंगल के इस इलाके में अपनी तांत्रिक क्रिया के लिए एक बच्चे की बलि दे रहा था, पर बलि देने से पहले ही गांव वाले आ गए, जिनको देखकर वो भागने लगा और भागते भागते जंगल से जो रेलवे लाइन जाती है ना साहब, वहां पहुंच गया। पर वहां वो ठोकर खाकर पटरी पर गिर गया, और तभी ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में वो आ गया और उसका सर कट गया। जब गांव वाले उसकी लाश के पास आए तब लाश अचानक से गायब हो गई। सबने आसपास लाश ढूंढी पर किसी को नहीं मिली, और इस घटना के कुछ दिन बाद से ही इस इलाके में उस गांव के और आसपास के गांवों के लोगों की सर कटी लाशें मिलने लगी। जो भी जंगल के इस इलाके में रात को जाता वो वापस नहीं आ पाया, बस सर कटी हुई लाश ही मिलती। इसलिए जंगल के इस इलाके में रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि ये समय उस कबंद का है। वो रात में ही बाहर निकलता है साहब।
मैंने पूछा, उस तांत्रिक का नाम कबंध था क्या? रूप सिंह ने आगे बताया, नहीं नहीं साहब, कबंध का मतलब होता है सरकटा, सरकटा भूत। मुझे रूप सिंह के बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने पूछा, अच्छा मान लो वो कबंध हमारे सामने आ जाए तो इस कबंध से बचा कैसे जा सकता है? शुभ शुभ बोलो साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सरकटे भूत से केवल एक ही तरीके से बचा जा सकता है, बस उसके इलाके से बाहर चले जाओ। और हाँ साहब, ट्रेन की आवाज़ से वो परेशान हो जाता है। एक और बात है साहब, कबंध को दिखाई नहीं देता, हाँ पर उसको सुनाई सब देता है। ये दूर से ही सांसों की आवाज़ भी सुन लेता है। मैंने रूप सिंह को फिर समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आगे गाड़ी बढ़ाओ। सुशील ने भी मेरी बात का समर्थन किया। आखिर रूप सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई, पर कुछ दूरी पर जाकर हम रुक गए। आगे का रास्ता बहुत सकरा था और उसके बीचों बीच भी एक गड्ढा हो रहा था जो शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया होगा। तो हम गाड़ी रोक कर उतर गए। मैंने पैदल ही आगे जाने का सोचा। सुशील तो मेरे साथ आगे चल दिया, पर रूप सिंह घबरा रहा था तो वो वहीं रुक गया। आगे का खौफनाक अंधेरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सुशील और मैं जंगल के अंदर आगे बढ़ गए। चलते चलते हमें काफ़ी देर हो गई थी, पर किसी शिकारी का कोई सुराग हमें नहीं मिला। तभी हमें एक अजीब सी भयानक सी आवाज़ सुनाई देने लगी। सुशील और मैं उस आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर हमें एक इंसान इधर से उधर डोलता हुआ दिखाई दिया। पर जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो सामने का नज़ारा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे होठ कँपने लगे। सामने वो ही सरकटा था। वो सरकटा भूत इधर उधर घूम रहा था। उसके गले पर सर नहीं था और गले से खून की धार उबलते हुए बह रही थी। उसके तलवार जैसे लंबे हाथ थे और बड़े नुकीले नाखून थे। मैं डर के मारे कांपने लगा, पर मुझसे भी ज़्यादा सुशील डर रहा था। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया, पर सुशील कुछ ज़्यादा ही घबरा गया था। वो वापस भागने लगा। उसके कदमों की आवाज़ उस कबंध ने सुन ली और वो भी सुशील के पीछे भागने लगा और उसके लंबे हाथों ने सुशील की गर्दन को थोड़ी ही देर बाद पकड़ लिया। सुशील ने उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, पर छूट नहीं पाया। उस सरकटे ने इशारे से सुशील से कुछ पूछा। पहले तो उसने अपने दूसरे हाथ से अपने गर्दन की तरफ इशारा किया और फिर उसी हाथ की उस हथेली को सुशील के आगे फैलाया। मैं समझ गया था कि वो अपना सर मांग रहा है और सुशील भी समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है, पर सुशील उसको उसका सर कहाँ से ला कर देता। तो वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मेरे पास तुम्हारा सर नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। पर उस सिरकटे ने देखते ही देखते अपने हाथों से ही सुशील का सर उसके धड़ से उखाड़कर फेंक दिया। ये देखकर मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप दबे पांवों से वहां से वापस जीप की तरफ जाने लगा। मैं पूरा ध्यान रख रहा था कि मेरे कदमों की आवाज़ उस कबंध को सुनाई ना दे। थोड़ी ही देर बाद मैं जीप तक पहुंच गया, पर वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां रूप सिंह की कटे सिर की लाश पड़ी है। मैं समझ गया था कि कबंध ने इसको भी मार दिया था। तभी मुझे वो कबंध आता हुआ दिखाई दिया। उसने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली थी। मैं हड़बड़ाने लगा। डर की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैंने जीप को स्टार्ट कर वहां से भागना भी चाहा, पर जीप की चाबी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने उस चाबी को रूप सिंह की लाश के कपड़ों में भी ढूंढा, पर मुझे चाबी नहीं मिली। वो सिर कटा कबंध मेरे काफ़ी नज़दीक आ चुका था। मुझे लगने लगा कि आज मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। तभी मुझे रूप सिंह की बात याद आई कि इस सरकटे को दिखाई नहीं देता और अगर इसके इलाके से बाहर निकलकर रेलवे लाइन तक पहुंच जाएं तो इस कबंध से बचा जा सकता है। वो कबंध मेरे पास पहुंचता उससे पहले ही मैं दबे पांव जंगल से गुजरने वाली रेलवे पटरियों की तरफ बढ़ने लगा, पर उस कबंध को जाने कैसे मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो लंगड़ाते हुए ही सही मेरे पीछे आने लगा। मैं उसको पीछे आता देखकर भागने लगा। वो लंगड़ा भले ही रहा था, पर उसके कदमों की तेज़ी इतनी थी कि वो बार बार मेरे करीब आ जाता था। मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता तो और भी ज़्यादा घबरा जाता था। उस सिरकटे की गर्दन से खून उबलते हुए बाहर गिर रहा था और वो अपने हाथ मेरी तरफ आगे करके मेरे पीछे आए जा रहा था। उस सिरकटी लाश से रह रहकर जो आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ ही किसी को भी डरा कर मारने के लिए काफ़ी थी। एक बार तो उस कबंध के हाथ मुझ तक पहुंच ही गए थे, पर अब मैं पूरी ताकत से भागने लगा। कुछ ही देर में मैं रेलवे लाइन तक पहुंच गया और पटरी पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कबंध अब मेरे पीछे नहीं था, वो पटरी की उसी तरफ ही रुका हुआ था।
उसके धड़ से जो आवाज़ आ रही थी वो भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत देर से भागने की वजह से मैं हाँफने लगा था, पर अब वो कबन मेरा पीछा नहीं कर रहा था। बस वो दूसरी तरफ ही खड़ा था, क्योंकि पटरी के उस पार तक ही उसका इलाका था। तभी मुझे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। मैंने उस कबन की तरफ एक बार फिर देखा। वो बुरी तरह से खड़ा खड़ा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन की आवाज़ से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, जिस वजह से वो तड़प कर हिल रहा था। ट्रेन धड़धड़ाते हुए पटरी से निकल गई। ट्रेन के निकलने के बाद मैंने देखा कि वो सिरकटा गायब हो चुका था। मैं इसके बाद जंगल से बाहर निकल आया। अगले दिन मैं कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ रूप सिंह और सुशील की लाश को देखने के लिए उसी जंगल में वापस भी गया, पर उन दोनों की ही लाश गायब थी। सबने ये अंदाज़ा लगाया कि जंगली जानवर ही उन दोनों को उठा ले गए होंगे, पर सच क्या था ये तो मुझे ही पता था। उन दोनों की मौत का सच मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और मुझे डर भी था कहीं सबको मेरी बात झूठी लगी और कहीं सबको ये लगने न लगे कि उन दोनों को मैंने ही शिकारियों की मदद से गायब किया है और मैं ही उन शिकारियों की मदद करता हूँ। बस यही सब ख्याल मेरे जहन में आए और मैंने उन दोनों के गायब होने का सच किसी को नहीं बताया। 1 महीने में ही अपना ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में करवा लिया, पर अब भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो डर से मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।